हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से चैट बॉक्स का यूज करो और सभी लोग गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बरखा, भारती, भावना, दीनबंधु, दुर्गा, पुलेश, कामेश, मधुरिमा, महावीर, मनीष, नवीन, प्रशांत, पुष्कर, राहुल, ओके, रुद्र, शैलेश, शांति, शांति लता, शिक्षा, सुरेश, ओके ओके। और भी बहुत सारे लोग हैं। नवीन कुमार, गुड आफ्टरनून। ओके, तो कितने लोग एक्साइटेड है इस सेशन के लिए? टाइप अ बिग ई। ई फॉर एक्साइटेड। गुड गुड, वेरी गुड। सर, विल वी गेट दिस रिकॉर्डिंग? यस यस, you all will get it. From where? जैसे कि आप लोगों को लिंक मिला ईमेल के थ्रू, बिल्कुल ईमेल के थ्रू आप लोगों को वीडियो का लिंक भी मिलेगा। और आप लोग चाहो तो सॉल्यूशन एक्सपो की वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हो इसका बाद में वीडियो। ओके ओके एवरीवन। तो ठीक है, एक बार हम कंफर्म करते हैं कहाँ से कितनी भीड़ आई हुई है। अपने अपने कॉलेजेस का नाम टाइप करो। लाइक आई एम फ्रॉम GGU, BU, SBT, GGU, LCIT, BU. Okay, most of the people from GGU and LCIT. SBT, okay, Rudra is from SBT. Suresh is from GGU. Okay, cool. Okay, so let's start the session. AITM Rajnandgaon. Okay. Okay, so let's start the session. Again, welcome everyone. तो ये है हमारा वेब टेक बिगनर्स का सबसे पहला सेशन, जिसमें हम सीखने वाले हैं HTML एंड CSS के बारे में। लेकिन हमारा जो सेशन है वो 4 दिनों तक चलने वाला है। तो आज है 24 अप्रैल, जहाँ पे हम सीखेंगे HTML एंड CSS। उसके बाद फिर 25 मतलब कि कल हम सीखेंगे CSS एंड बूटस्ट्रैप को। उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे, 1 मई एंड 2 मई को PHP एंड MySQL की तरफ। ओके, तो जैसे कि हम आज HTML एंड CSS सीखने वाले हैं,
तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और कितनी सारी चीजें आप लोगों को पहले से आती है इसमें। तो अपने आप को रेट करो 1 to 5 में। 5 इज मैक्सिमम। 1 to 5 में रेट करो खुद को कि कितना आप जानते हैं HTML CSS को पहले से। ओके। अच्छा, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो 1 दे सकते हैं, ठीक है। हम 0 का यूज नहीं करेंगे। वन, 0, 3.5, 3.5, 2, 3, 1। ओके, 2, 1, 3। ओके। तो बहुत सारे लोगों को पहले से आइडिया है, लेकिन 3 अप टू 3.5 तक, राइट। ठीक है। 4। गुड, वेरी गुड। ओके। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो हम ये एक्चुअली बिगनर्स का सेशन है, तो हम बिगनर्स के लिए इसको जितना ज्यादा सिंपल हो सके सिंपल रखेंगे और पूरा बेसिक्स कवर करेंगे। ओके। और अगर आप ये सेशन किसी तरह मिस कर देते हैं या फिर आपको कहीं और इन्वॉल्व होना होगा, तो फिर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं बाद में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ओके। तो बस जो जो आप लोग यहाँ पे है, प्लीज बी फोकस्ड एंड एक्टिव। जो जो चीजें आप लोग सीखने वाले हैं पूरी तरह फोकस के साथ सीखिए एंड एक्टिव रहिए पूरे सेशन में। चैट पे टाइप करते रहिए और साथ ही हम जो जो चीजें प्रैक्टिस करेंगे साथ में प्रैक्टिस करते चले जाना है। ओके। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज प्रदीप कौशिक। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैविंग 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया है, बट नाउ एक मिशन है कि नॉट ओनली टू क्रिएट प्रोग्रेस बट टू क्रिएट पर्पस फॉर एवरीवन। ये बस मिशन एक थॉट से आया कि दुनिया में बहुत सारे लोग, हर किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, पता है, एबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो प्लान ऑफ एक्शन में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और वो डायरेक्शन हमको किससे मिलता है? एक पर्पस से, राइट। तो मिशन यही है कि लोगों को एक डायरेक्शन दिया जा सके एक पर्पस के थ्रू। क्या हम वो ऐसी पर्पस क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हर किसी के पास कोई ना कोई पर्पस हो, जिससे कि वो अपने एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में कन्वर्ट करे और उसको पूरी तरह से प्रोडक्टिव बना करके रखे। ओके। तो बस ये सिंपल सा थॉट है जिसकी वजह से ये सेशन भी है आज। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि व्हाई दिस स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, जो आप लोग सीखने वाले हैं अभी, जो जो हमने बात किया HTML CSS PHP MySQL बूटस्ट्रैप। तो ये स्किल्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंस लगता है आप लोगों को? एनीवन? वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होगा ये सारे के सारे स्किल सेट। ठीक है। और क्या लगता है आप लोगों को? वेब डेवलपर अपने आइडियाज को एक्शन में चेंज करने के लिए ये भी बहुत अच्छा है कि आपके पास जो आइडियाज है उसको आप एक्शन में ला सकते हो किसी तरह से इन टेक्नोलॉजीज की मदद से। ओके, गुड। बिकम अ वेब डिजाइनर एंड डेवलपर, राइट। ये स्किल्स उस
उसी के लिए वर्क करेंगे, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है पता है, कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके थ्रू हम साइड में अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो पाए, कि हम अगर कुछ भी नहीं मिला लाइफ में तो भी हमारे पास जो एक्चुअल में एनर्जी है उसको कहीं पे लगाया जा सके करके, ठीक है, और उसके थ्रू कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीजें करके एक आउटकम में कन्वर्ट कर सकें। तो वो जो कॉन्फिडेंस आने के लिए ना, कुछ खुद के अंदर काम करना जरूरी है और खुद के अंदर एक नया स्किल लाना जरूरी होता है, राइट? एवरीवन एग्री विथ मी कि अगर हमको एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए, कि अगर हमको बाहर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल के दम पे आगे बढ़े, ठीक है, तो उसके लिए अपने खुद के ऊपर काम करना जरूरी है और ये सारे स्किल्स को बेटर बनाना जरूरी है। ओके, इसलिए ये जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, आप जितने भी स्किल्स हो सके खुद के ऊपर काम करें, क्योंकि आप जब स्ट्रांग बनेंगे तो फिर आपको कहीं भी किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, किसी बाहर से सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, आप खुद के दम पे कुछ ना कुछ करेंगे, अपने एनर्जी को प्लान ऑफ एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे और दुनिया को एक प्रॉपर प्रोडक्टिव चीज बना के दोगे, राइट? तो यही है हमारा सबसे बड़ा मिशन, और आप लोग इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, वेरी गुड। अब कुछ इम्पोर्टेंस तो मैंने बताया, लेकिन कोई भी चीज जब हम करते हैं ना तो उसके स्टार्ट करने से पहले जब भी हम उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कितना जरूरी है, तो फिर हम उस काम को ज्यादा फोकस्ड होके करते हैं, ज्यादा सीरियसली करते हैं, राइट? सो प्लीज क्लोज योर आईज और अपने उस पर्पस के बारे में सोचो कि क्यों ये स्किल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों अच्छे से सीखना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से ना सिखा पाऊँ, मैं वो सारे नॉलेजेस ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी जब आप खुद से ही क्यूरियस होंगे उसके लिए, तो आप खुद से ही सीखने के लिए सीखते जाएंगे, नई नई चीजें सर्च करेंगे और खुद के अंदर डेवलपमेंट लेकर के आओगे, नए नए चेंजेस लेकर के आओगे। ओके, तो ये कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस सेशन से, इसलिए प्लीज क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड और उन सारे रीजंस के बारे में सोचो जिसकी वजह से ये करना जरूरी है। ओके, और जैसे ही आप लोग आंख खोलते हैं वो सारी चीजें सोच करके टाइप डन और आई एम रेडी इन चैट। ओके, ओके, आई थिंक एवरीवन इज रेडी नाउ। सभी को सभी का पर्पस मिल चुका है कि वो क्यों ये चीजें सीखना चाहते हैं। ऑसम। तो अब हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल के बारे में जो कि है द सर्वाइवल प्रिंसिपल। कितने लोगों को आइडिया है कि ये प्रिंसिपल क्यों काम करता है और कैसे काम करता है? देखो, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि
स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही मैंने पूछा कि आप लोगों को कितना आता है HTML एंड CSS करके, राइट, तो मैक्सिमम पीपल ने 3 टाइप किया, राइट। वो जो 3 है वो एवरेज है 1 to 5 का। तो सर्वाइवल प्रिंसिपल ना बिल्कुल यही है कि लोग हमेशा ना ना कम ना ज्यादा, दोनों तरफ से बचने के लिए मिड को चुनते हैं, वो चीजें चुनते हैं जिससे कि वो सेफ रहेंगे। ठीक है, तो इससे भी आप लोग जज कर सकते हैं कि उन्होंने 3 क्यों चुना होगा करके। वैसे वो तो आप लोगों की स्किल से रिलेटेड था, लेकिन अगर सिंपली हम एक छोटा सा टेस्ट करें कि आपको एक 3 बर्गर आपके सामने रख दिया जाए, एक है बहुत छोटा और दूसरा है बहुत बड़ा और तीसरा है दोनों के बीच का साइज, ठीक है, तो मैक्सिमम पीपल कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे? जो कि मिड रेंज का होगा, राइट। एवरीवन एग्री कि मिड रेंज का ही लोग मैक्सिमम लोग सेलेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी के माइंड में सर्वाइवल प्रिंसिपल रहता ही है, हमेशा एक्टिवेटेड रहता है कि उनको बचना है चीजों से, और किसी ना किसी तरह बचना है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो काम करते रहता है। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस सेशन का रजिस्ट्रेशन लिंक मिला होगा, उन्होंने भी देखा होगा और उनको भी लगा होगा कि हाँ हमको इसकी जरूरत है करके, लेकिन फिर भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उसका रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि वो सर्वाइवल प्रिंसिपल के अंदर वर्क कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से वो एक नया स्टेप लेने से बचते रहते हैं। तो जब भी आप एक नया स्टेप लेते हो तो आप इस सर्वाइवल प्रिंसिपल को पीछे छोड़ देते हो, ओके। जब भी कोई भी ऐसा स्टेप है जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है तो वो सर्वाइवल प्रिंसिपल को पीछे छोड़ रहा है, ठीक है। इसलिए नए नए स्टेप्स लेने से कभी भी मत डरना, ओके। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा आपको इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। ओके, एक और चीज, एक और मिथ है दुनिया में जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टैलेंट इज अ मिथ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को लग रहा होगा कोडिंग से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई भी टैलेंट हो सकता है, ऐसे कोई भी काम हो सकता है जो कि लोग सोचते हैं कि इसको मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहता क्योंकि इसको करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है और मैं उतना टैलेंटेड हूं ही नहीं कि इसको स्टार्ट करूं करके, राइट। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी बहुत होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि टैलेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो एक मिथ है एक्चुअल में। होता है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका लिया हुआ एक्शन एंड किसी काम में लगाया हुआ आपका फोकस, सिर्फ 2 चीजें, ओके। इसलिए इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए कि फॉर्मूला क्या है, एक्शन मल्टीप्लाइड बाय फोकस इज इक्वल्स टू टैलेंट। अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है तो बस उसके लिए एक्शन लीजिए, कुछ एक्शन लेने के बाद अपने किए गए काम पे फोकस कीजिए, और जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे आप उतने ही ज्यादा टैलेंटेड कहलाएंगे, राइट। क्योंकि अगर कोई इंसान एक्शन लेता है रेगुलरली और वो अपने काम में ज्यादा फोकस लगा पाता है, वही टैलेंटेड कहलाता है। ऐसे लोग नहीं कहलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेते हैं और बिना फोकस के काम करते रहते हैं, वो लोग टैलेंटेड नहीं कहलाते हैं। सेम उसी तरह से ऐसे लोग जो फोकस तो कर पाते हैं, अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो कोई एक्शन ही नहीं लेते, क्या वो लोग टैलेंटेड कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, और कोई भी नई चीज सीखनी है तो इसका अप्लाई करो, ओके। आपका टैलेंट अपने आप ही बन के आएगा, बस आपको एक्शन लेते जाना है और अपने काम पे फोकस करते जाना है, ओके। एवरीवन एग्री विद दिस फॉर्मूला? यस, 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 यस। ओके, गुड।
सो अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग कितने एक्साइटेड हो? टाइप अ बिग यस अगर आप लोग सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो फिर। ओके गुड, बहुत सारे यस मिल गए। वेरी गुड, फुल एक्साइटेड। ओके, तो हम जो चीजें सीखने वाले हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग समझते होंगे इनका मतलब कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती है और बैक एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती है, राइट? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो आपके ब्राउजर के अंदर चलती है, लाइक HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट। ये सब क्या है? जो आपके ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल होकर के वहां पे रन होती है। लेकिन वहीं पे ही बैकएंड टेक्नोलॉजी लाइक PHP एंड MySQL, ये कहाँ पे होती है? आपके सर्वर के अंदर होती है। ये कभी भी क्लाइंट साइड में रन नहीं होती है, ठीक है? इसको कितने लोग समझते हैं और कितने लोग नहीं समझते हैं? टाइप एन जो लोग नहीं समझते हैं। ओके, ठीक है, कुछ लोग है जो कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि आप जब भी कोई वेब पेज ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ओपन किया हमारा ये वेबसाइट solutionexpo.in। ओके, तो जब भी हम कोई URL डालते हैं वो पेज एक ओपन होता है, ठीक है? तो वो जो पेज में ओपन हो रहा है एक वेब पेज, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है ना। ये होता है आपका HTML या फिर जो भी HTML फाइल्स होते हैं, और उसके अंदर कुछ और कोड्स हो सकते हैं। वो सारे के सारे आपके सर्वर के अंदर होते हैं, ठीक है? जैसे कि इस वेबसाइट के जो फाइल्स है वो एक सर्वर के अंदर होस्टेड है। अब कुछ फाइल्स जो होते हैं वो इस रिक्वेस्ट की वजह से, जो मैंने URL डाला उसके रिक्वेस्ट की वजह से कुछ फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं। वो डाउनलोडेड फाइल्स को हम कैसे देख सकते हैं? आपको बस ब्राउजर पे टाइप करना है F12। ओके, और यहाँ पे आप अपने वेब पेज के एलिमेंट्स को देख सकते हैं, और यहीं पे ही सोर्सेस का टैब है। यहाँ पे जा करके आप जितने भी फाइल्स डाउनलोड हुए हैं वहां से उन सभी को देख सकते हैं। जैसे कि कुछ CSS के फाइल्स है जिसके अंदर स्टाइल्स होंगे, और कुछ HTML फाइल्स होंगे यहाँ पे जैसे कि ये, ठीक है? तो वो सारे फाइल्स जो कि ब्राउजर के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हमको वो पेज दिखाई देता है। तो वो सारे कौन से होंगे? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक्चुअल में एक क्लाइंट के पास जाता है। ओके, इसके अंदर आ गए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो कि आपके सर्वर के अंदर ही रन होगी, वो सारे कहलाएंगे बैक एंड टेक्नोलॉजी। लाइक जैसे कि आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, जैसे हमारे वेब टेक बिगनर्स का ही, ओके? तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो जो डेटा है आपका, वो कहीं ना कहीं जा करके तो स्टोर हुआ ना। तो वो जो स्टोर होता है वो बैकएंड टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है, ठीक है? जिसमें आता है आपका डेटाबेस, जिसको हम मैनेज करेंगे MySQL की वजह से, और PHP के थ्रू हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं आपके वेब पेज और सर्वर के बीच।
जिससे कि आप डेटाबेस तक पहुंच पाएंगे उसको सेव करने के लिए। ओके, अब आप लोगों को आइडिया हुआ इसके बेसिक का। यस यस यस, ओके गुड। तो अभी आप लोग बस हाई लेवल पे इसका आइडिया रखिए। हम जैसे ही ये सेशन एंड करेंगे तो आपको वो सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम फिर से चलते हैं स्लाइड पे। अच्छा, ये जो सेशन है हमारा वो 1 मिनट में ओवर होने वाला है। फिर से आपको सेम लिंक पे ज्वाइन करना है। ओके, तो जैसे ही ओवर होता है आप लोग सेम लिंक पे क्लिक कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, 1 मिनट के अंदर अभी हम स्टार्ट करेंगे HTML एंड CSS। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं HTML के बेसिक्स। HTML के बेसिक्स में क्या है कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूनिवर्सली सभी इसी को ही यूज करते हैं एक वेब पेज को बनाने के लिए। और HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड ये वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए काम आता है। मतलब कि अगर हमको एक वेब पेज बनाना है और उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो हम एक HTML फाइल, हम बात कर रहे थे HTML के बारे में, HTML के बेसिक्स के बारे में। तो HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज जिसके थ्रू हम एक वेब पेज को स्ट्रक्चर करते हैं और इसी के थ्रू ही हम एक वेब पेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाते हैं और उसको नेस्टेड एलिमेंट्स या फिर जो भी सीरीज है उनका वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा सकता हूँ जैसे कि मैंने अभी अभी दिखाया कि आप जैसे ही F12 करते हो किसी स्क्रीन पे, उसके बाद फिर इसे हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। ओके, इसके थ्रू आप वेब पेज के किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं ये सिलेक्शन टूल एक्टिवेट होता है और हम देख पाएंगे कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स किस तरह से रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक बड़ा एलिमेंट है और इसी के अंदर फिर ये जो इमेज है लोगो वो रखा हुआ है एक दूसरा एलिमेंट। फिर ये सिंगल एलिमेंट है, ये भी है, ये भी है। इस तरह से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और सेम टाइम पे आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, एलिमेंट्स पे जाएंगे और जैसे ही हम होवर करते हैं किसी कोड पे तो वहाँ पे हाईलाइट होता है, देखो कि हम कौन से एलिमेंट को अभी देख रहे हैं, मतलब कि किसका कोड यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं। तो इस तरह से HTML के एलिमेंट्स बने हुए होते हैं। ओके, तो HTML एक्चुअल में आपके ब्राउजर के अंदर लोड होता है और ब्राउजर समझता है आपके एलिमेंट्स को, आपके टैग्स को, और यहाँ पे रन करता है उसको विजुअल फॉर्म में। ओके, अब बात करते हैं CSS की, क्योंकि हम सेम टाइम पे CSS भी जानने वाले हैं अभी। तो CSS क्या है? CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, ये किस लिए यूज होता है? आपके वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टाइल देने के लिए, कि आपने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया है HTML के थ्रू, लेकिन सेम टाइम पे अगर आपको उसमें कुछ स्टाइल देना है, कुछ कलर्स देने हैं, या फिर हो सकता है उनका साइज हो सकता है, डिफरेंट फॉन्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो, तो स्टाइलिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो आप करेंगे CSS की मदद से। ओके, यही आपके HTML के एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करने में मदद करेगा, प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग, कि आप डिफरेंट डिवाइसेस में अगर यूज कर रहे हैं, लाइक ये हो गया मेरा डेस्कटॉप, उसी तरह से आप अपने टैबलेट या फिर फोन में करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या साइजेस होंगे वो सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं CSS की मदद से। ओके,
तो हम CSS के डिफरेंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। अब मैं आप लोगों को इसी में ही दिखाता हूँ कि CSS कहाँ पे शो होता है। जैसे कि मैंने दिखाया कि HTML एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, सेम टाइम पे आप अगर, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया इस लोगो को, ओके, ये जो लोगो सेलेक्ट किया, इस एलिमेंट के अंदर कौन कौन से स्टाइल्स लग रहे हैं उसके लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे स्टाइल्स टैब में। उसके अंदर जो जो CSS कोड लगे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग किसी वेबसाइट के CSS एंड HTML एलिमेंट्स को देख सकते हैं, और इसी तरह से हम भी अपना एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, एवरीवन टाइप यस। अगर नहीं है देन टाइप एन और नो। यस, गुड। तो बेसिक आप लोग समझ गए होंगे कि HTML जो है वो आपके पेज को स्ट्रक्चर देगा, और साथ ही अगर हमको कोई स्टाइल देना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे CSS के कोड। ओके, इन दोनों की मदद से हम एक प्रॉपर वेब पेज बनाएंगे। अब बात करते हैं एक बार HTML टैग्स की। तो HTML टैग क्या है? टैग वो टैग्स है जो कि आपके वेब पेज के एलिमेंट्स को डिफाइन करने में मदद करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक डिव टैग है डिवीजन के लिए, उसके अंदर फिर एक ए करके टैग बना हुआ है, और यहाँ पे है एक हेडर टैग। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट टैग्स की मदद से हम डिफरेंट टाइप के HTML एलिमेंट्स बनाते हैं। कलर के लिए क्या करना पड़ता है? सर पेज स्लो नहीं हो रहा है, पेज शो नहीं हो रहा है। ओके, स्क्रीन कितने लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी मेरा? सबको शो हो रहा है? ओके, ठीक है, सबको दिख रहा है। तो जिनके में नहीं दिख रहा है या फिर आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपका इंटरनेट इशू हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप HTML एलिमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स जो डिफाइंड है वो HTML टैग्स की मदद से डिफाइन हुए हैं। तो जो HTML टैग्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड और दूसरे होते हैं अनपेयर्ड टाइप। ओके, पेयर्ड टैग मतलब कि क्या होगा? ऐसे टैग जिनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होता है। जैसे कि आप लोग ये जो डिवीजन देख पा रहे हैं, इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, राइट? मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे कोड है। ओके, और सेम टाइम पे अगर हम इसको देखें इमेज वाले को, तो इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, ये सिर्फ ओपन हुआ है और यहीं पे ही क्लोज हुआ है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड टैग। ओके, पेयर टैग वो जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों हो, जिसके अंदर और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और अनपेयर टैग ऐसे जो कि सेल्फ ही क्लोज हो जाते हैं, उसको क्लोज करने के लिए अलग टैग नहीं लगेगा। ओके, एवरीवन क्लियर? ओके, गुड। तो अब हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो आप लोग कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल कोड, विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड। लेट्स सी,
हाँ, ये ओपन हो गया मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। बस गूगल पे सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास कोई दूसरा एडिटर नहीं है या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस कोई भी एडिटर यूज करते हैं, सभी फाइन, सभी सही वर्क करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग नोटपैड भी यूज कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले हम अपने नोटपैड को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद वो उसको सेव एज करके सेव करेंगे डॉट HTML फॉर्म में। ओके, जैसे कि मेरा ये फाइल है, मैंने क्रिएट न्यू किया, फिर से करता हूँ एक न्यू फाइल। आप भी नोटपैड में बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव एज करेंगे। सेव एज करके करना है आपको, कुछ भी नेम दे सकते हैं, लाइक मैंने दिया है टेस्ट, और डॉट करके आपको देना है HTML। ये जो HTML एक्सटेंशन है ये बताता है कि आपका फाइल HTML डॉक्यूमेंट है। ओके, तो इस तरह से मेरा HTML फाइल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे लिखना है HTML कोड्स। तो रेफरेंस के लिए हम ओपन करते हैं W3 स्कूल का ट्यूटोरियल। आप सभी लोगों को आइडिया होगा कि W3 स्कूल में हम जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है बहुत सारे, उन सभी का ट्यूटोरियल यहाँ से देख सकते हैं। तो हम HTML ट्यूटोरियल पे जाएंगे। ओके, तो कितने लोगों का HTML एक टेस्ट फाइल क्रिएट हो चुका है, टाइप डन, क्योंकि हम साथ साथ सारी चीजें यूज करने वाले हैं अभी। डन डन डन, बहुत सारे लोगों का हो गया, ठीक है। जिनका क्रिएट नहीं हुआ है वो जल्दी से कर ले। ओके, तो एक जो HTML फाइल होता है उसके अंदर बेसिक टैग्स इस तरह से यूज हुए रहते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले ये जो डॉक टाइप डिफाइन कर रहा है, इसका यूज क्या है, ये बस ब्राउजर को बताने के लिए है कि आपका जो HTML है वो कौन से वर्जन में बना हुआ है। लाइक डिफरेंट वर्जन के लिए यहाँ पे अलग होते हैं, लेकिन अगर आप HTML5 पे वर्क कर रहे हैं तो वो डॉक टाइप HTML होता है, सिंपली यही। ओके, तो अगर आप HTML5 के बहुत सारे डिफरेंट टैग्स यूज कर रहे हैं तो इस तरह से उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि ब्राउजर समझ पाएगा और उसको प्रॉपर रेंडर कर पाएगा। उसके बाद फिर सबसे पहले ओपन होता है HTML टैग और लास्ट में क्लोज होता है, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके वेब पेज को डिफाइन करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया HTML टैग और यहाँ पे क्लोज हुआ। सेम मैंने बनाया है बॉडी एंड बॉडी की क्लोजिंग। ओके, तो सेम आप लोग भी इतना ही टाइप कीजिए। HTML टैग आपके HTML फाइल को डिफाइन कर दिया कि ये एक, इसके अंदर जितने भी कोड आने वाले हैं वो HTML के पेज को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, और बॉडी टैग आपके जो वेब पेज है उसके पूरे बॉडी को कंटेन करके रखेगा। लाइक ये भी एक वेब पेज है तो इसका जो बॉडी टैग है वो इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कंटेन करके रख रहा है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा F12 के थ्रू। ये मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट करता हूँ एक बार। अब आप लोग देख पाएंगे कि ये सबसे पहले HTML स्टार्ट हुआ और कहीं ना कहीं इसका एंड होगा। उसके नीचे है हेड टैग जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हमको दिख रही है। फिर है ये बॉडी टैग, और बॉडी को अगर मैं क्लोज करूं
तो पूरा का पूरा कोड, पूरा का पूरा HTML पेज इसी बॉडी टैग के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने HTML के अंदर बॉडी बना लिया और इस बॉडी के अंदर हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट HTML एलिमेंट्स। लाइक अब हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये है H1 टैग। H1 टैग डिफाइन करता है आपके हेडर को। ओके, एक हेडिंग देना चाहते हैं अगर आप, तो इस तरह से H1 टैग का ओपनिंग करेंगे एंड क्लोजिंग करेंगे, और इसके बीच में जो कुछ भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो एज अ हेडर शो होगा आपके वेब पेज में। दिस इज अ हेडर। ओके, मैंने सेव किया। अब सेम जो सॉरी test.html फाइल मैंने बना रखा है उसको मैं ओपन करूंगा ब्राउजर पे। तो ये रहा मेरा test.html, इसको ओपन करता हूं। ओके, तो जिनके सिस्टम में ये ब्राउजर पे ओपन नहीं हो पा रहा है वो लोग राइट क्लिक करके ओपन एज करके ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हेडर शो हो रहा है जो मैंने वहां पे टाइप करके रखा था, ये वाला। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट HTML टैग्स के बारे में। जैसे कि हमको कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए यूज होता है p टैग। ओके, इसको हम बोलेंगे पैराग्राफ टैग। और अगर आप लोग डिफरेंट फाइल्स में अगर ये जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं W3 स्कूल्स के साथ, कि जस्ट आपको जाना होगा ट्राई इट योर सेल्फ बटन पे। इस पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। इसमें लेफ्ट साइड में दिया रहता है आपका कोड और यहाँ पे वो रन होता है। ओके, जैसे कि मैं इस कोड में कुछ भी चेंजेस करूंगा, लाइक फर्स्ट को मैंने कर दिया सेकंड, रन किया, यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ डिफरेंट HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और HTML एलिमेंट्स के नेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो टैग्स होते हैं वो आपके HTML एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, और अगर आप उसी टैग के अंदर डिफरेंट टैग्स को रखते हैं, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर कौन से टैग है H1 एंड P, तो ये कहलाता है नेस्टिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स। तो नेस्टेड HTML एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, H1 एंड P, हेडर एंड पैराग्राफ। ओके, तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं और इंस्पेक्ट करके यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स नेस्टेड है। उसके बाद फिर HTML, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया एक हेडर H1 के थ्रू, सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं H2, H3, H4, H5 एंड H6। इसमें सबसे हाईएस्ट साइज होता है H1 का और सबसे छोटा साइज होता है H6 हेडर का। ओके, इसको आप ट्राई योरसेल्फ करेंगे तो फिर देख पाएंगे कि किसका साइज कितना होता है। और अगर आप इस साइज को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको CSS यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, या फिर आप फॉन्ट साइज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो CSS जब हम यूज करेंगे तो उसके साइज को चेंज करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही जानिए कि H1 जो होता है वो आपका मेन हेडर होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा होता है। फिर आप जब भी कोई सब हेडिंग बनाएंगे अपने पेज में तो उसको H2, H3 इनके थ्रू डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ क्या है,
आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बहुत सारे, तो उसको आप पी टैग की मदद से लिख सकते हैं। और अगर आप पी टैग की मदद से इस तरह से लिखते हैं तो वो कैसे शो होगा, इस तरह से, कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये डिफरेंट लाइंस में है, फिर भी जैसे ही वो एज HTML रन हो रहा है तो एक ही लाइन में शो हो रहा है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पी टैग है वो टेक्स्ट की आपकी फॉर्मेटिंग को नहीं लेगा। आप कितना भी न्यू लाइन करें, लेकिन वो रन होगा सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से। ओके, इसको मैं अपने कोड में भी डाल के देखता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया, सेव, एंड अब चलते हैं हमारे इस HTML पेज पे, किया रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी भी एक ही लाइन पे शो हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पी टैग जो होता है वो आपके पैराग्राफ को शो करने के लिए यूज होता है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग ये नहीं देता। मतलब एज इट इज शो नहीं करेगा, आप कितने भी न्यू लाइन्स लो या फिर स्पेस दो बीच में, वो उनको नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे टेक्स्ट है आपके पास जिनको आपको फॉर्मेटेड वे में शो करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे PRE, प्री। ठीक है, ये है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, पी टैग आप यूज करेंगे पैराग्राफ को शो करने के लिए, और अगर आपके पास प्री फॉर्मेटेड कुछ टेक्स्ट है तो उसको शो करने के लिए प्री टैग यूज करेंगे। ओके, आप लोगों ने यूज करके देखा पी टैग एंड प्री टैग? बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि ये डिफरेंट लाइंस में बटा हुआ है सेम पैराग्राफ, राइट, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ एज अ प्री टैग, और इसकी क्लोजिंग भी हो जाएगी एज अ प्री टैग। सेव किया, यहाँ पे आके करेंगे रिफ्रेश। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। ठीक है, सभी को क्लियर है प्री टैग एंड पी टैग? किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, ओके, सबको क्लियर है ना? ओके, गुड। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि HTML में जितना अच्छा आपको पेज डिजाइनिंग सीखना है उसके लिए डिफरेंट टैग्स को जानना होगा। ठीक है, कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा हेडर्स के टैग के बारे में, उसी तरह से एक पैराग्राफ के टैग के बारे में। तो आप लोगों को बस ये जो W3 साइट का ट्यूटोरियल है, या फिर कोई भी साइट आप लोग प्रेफर करते हैं, उस साइट पे ट्यूटोरियल देखिए HTML का, और उसके जो डिफरेंट टैग्स है उसको प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि HTML बहुत इजी है, बस आपको टैग्स याद रखने हैं और उनका यूज याद रखना है कि वो कैसे काम करता है। और उसकी प्रैक्टिस के लिए ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पे आप यहीं पे ही उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको चेंज करके। लाइक ये जो स्टाइल्स है इसकी अगर हम बात करें, तो ये CSS के यूज के लिए बना हुआ है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि HTML के अंदर CSS यूज कैसे करेंगे। स्मृति बोल रही है प्री को एक बार और बताइए करके। ठीक है, ठीक है स्मृति, जैसे कि अभी आपने देखा कि जब ये पी टैग था, ठीक है, तो पी टैग किस लिए यूज होता है? पैराग्राफ को शो करने के लिए। तो ये जो मेरे कंटेंट है, टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो एज अ पैराग्राफ शो होंगे। मैं सेव करता हूँ इसको। अब चलते हैं फिर से अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो सेम टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही लाइन में शो हो रहा है। ओके,
मतलब कि ये जो p टैग है वो उसको आप यहाँ पे कितना भी फॉर्मेटिंग करो अपने कोड में, वो एज अ फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं लेगा। ओके, इसलिए जब भी हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक कोई पोयम लिखना चाहते हैं, वो पोयम कैसे होगा यहाँ पे पूरी तरह फॉर्मेटेड वे में, राइट। तो हर एक लाइन के लिए डिफरेंट हम लाइन ब्रेक तो नहीं लेंगे ना यहाँ पे, लाइक दिस। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे फिर, प्री फॉर्मेटेड टैग। ये प्री टैग जब भी हम यूज करते हैं तो ये HTML को बताता है, ब्राउजर को बताता है कि ये जो टैग है, टेक्स्ट है, वो पूरी तरह से पहले से फॉर्मेटेड वे में है। अब हम ब्राउजर पे जाएंगे और चेक करेंगे तो ये एज इट इज शो हो रहा है। ओके, समझ आ गया, गुड। तो इसी तरह से आप लोगों को डिफरेंट टैग्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करते जाना है। लाइक फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से टैग है, तो अगर आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड के लिए आपको बी टैग यूज करना है। जैसे कि हम फिर से पूरा यहाँ पे हटा देते हैं इन सभी को। अब मैं बस एक पैराग्राफ यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, पी टैग। दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ। ओके, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये बस एक लाइन शो कर रहा है, दिस इज अ पैराग्राफ। अब मुझे कुछ टेक्स्ट को इसमें बोल्ड करना है, ठीक है, जो पैराग्राफ लिखा है उसको। तो बस मुझे ये जो पैराग्राफ लिखा है उसको बी टैग के अंदर यूज करना पड़ेगा। लाइक वहां पे मैंने बी को ओपन किया, यहाँ पे करूंगा क्लोज, ठीक है, सेव किया। अब चलते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुका है। इसी तरह से हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग करेंगे टेक्स्ट की। कुछ होंगे स्ट्रॉन्ग, जिसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे। इटैलिक के लिए आई, एम्फेसाइज्ड के लिए em, मार्क्ड, स्मॉल, डिलीटेड टेक्स्ट। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट टैग है जिनका यूज करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को अगर हमको फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए। फिर बात करते हैं कमेंट्स की, कि आपके पास जो कोड है, तो कोड को अंडरस्टेबल बनाने के लिए आपको कमेंट लिखना भी तो जरूरी है ना। कि अगर आपके पास बहुत सारे कोड्स हो गए, लाइक थाउजेंड्स ऑफ लाइन, ठीक है, तो उस टाइम पे कोड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे कमेंट लिखना जरूरी है, जिससे कि आपका कोड अंडरस्टेबल बनेगा। ओके, उसके लिए बस आपको क्या यूज करना है, इस तरह से टैग। मैं यहीं पे ही दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये आपके कमेंट को कंटेंट करता है। मतलब कि जो कमेंट है वो कभी भी आपके वेब पेज के अंदर शो नहीं होगा, वो सिर्फ कोड को अंडरस्टेबल बनाने के लिए रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला कमेंट और ये वाला कमेंट। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन शो हो रहा है। तो इस तरह से हम एक सिंगल लाइन के लिए कमेंट यूज कर सकते हैं। मल्टीपल लाइंस है तो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे लास्ट में क्लोज हो रहा है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई कोड है जो कि आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से कमेंट करके रख सकते हैं, ठीक है। कोटेशन का क्या यूज है, हाँ वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी कोटेशन पे चलते हैं अब। तो आपके पास ऐसे कंटेंट भी तो होंगे ना, टेक्स्ट होंगे जिनको आपको इस तरह से शो करना होगा। लाइक एक कोट में इस तरह से कि आपके पास ये कंटेंट हुए यहाँ पे, फिर ये है उसके अंदर
कोटेशन वाले टेक्स्ट, राइट। तो इसलिए आप ये जो ब्लॉक कोट है इसका यूज करेंगे। ओके, तो अब आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया होता जाएगा कि जैसे जैसे आप लोग जो भी टैग है यहाँ पे एक्सप्लोर करते जाएंगे, लाइक कमेंट को अभी हमने देखा, फॉर्मेटिंग देखा, इसी तरह से आप लोग देखते हैं वेब पेज में कि कुछ लिंक्स बने हुए होते हैं, राइट, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो दूसरे पेजेस ओपन होंगे। तो वो लिंक बनते हैं इस एंकर टैग की मदद से। तो लिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये एक पैराग्राफ टैग के अंदर नेस्टेड एलिमेंट बना हुआ है एंकर टैग, जिसके अंदर आप देते हैं एक यूआरएल। ओके, href की मदद से एक यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो टेक्स्ट है वो आपको शो होगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये लेबल शो हो रहा है विजिट w3school.com। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यूआरएल ओपन होता है W3 स्कूल का, लाइक मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हो गया W3 स्कूल का साइट। तो इसी तरह से हमको अगर कोई लिंक बनाना है अपने साइट के अंदर तो हम यूज करेंगे एंकर टैग का, लाइक इस तरह से मैंने बनाया एक एंकर टैग, इसको हम देते हैं href एट्रीब्यूट की मदद से एक लिंक, लाइक http ऑलन, ऐसे ये टाइप करने से अच्छा कॉपी कर लेते हैं सॉल्यूशन एक्सपो का, ये रहा लिंक। और हम क्लोज करेंगे ए टैग को, एंड ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसके बीच में कोई भी टेक्स्ट देते हैं, लाइक क्लिक हियर। ओके, तो आपको ब्राउजर पे शो होगा सिर्फ क्लिक हियर, इसको किया रिफ्रेश, ये जो क्लिक हियर शो हो रहा है इस पे क्लिक करने से ओपन होगा वो लिंक जो कि आपके एंकर टैग के अंदर दिया गया है। तो आप लोग देखते होंगे डिफरेंट वेबसाइट पे ये जो टेक्स्ट है वो इस तरह से रहते हैं, कुछ लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग कोई इमेज पे भी क्लिक कर सकते हो। तो वो बस डिपेंड करता है कि आप HTML एलिमेंट्स की नेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ये जो एंकर टैग है उसके अंदर आप दे सकते हैं एक इमेज, इमेज देने के लिए कौन सा टैग यूज करना होगा, img। ओके, फिर इसके अंदर आप लोग देते हैं उसका सोर्स, इमेज का सोर्स देने के लिए आपको बस उस इमेज का पाथ यहाँ पे देना होगा, लाइक कोई इमेज देखते हैं अभी, ठीक है, यही वाला। ओके, इसको मैंने डेस्कटॉप पे ही पेस्ट कर दिया क्योंकि सेम फोल्डर में ही हमारा ये test.html भी है। अब मैं उस फाइल का जो पाथ है उसको अभी test.jpg, test.jpg, ये बन गया मेरा इमेज का लिंक, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा सेम पेज को, इस होने लगा वो इमेज। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो माउस है वो कैसे शो हो रहा है कि ये किसी लिंक पे है क्लिक करने के लिए, राइट। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ओपन होगा सॉल्यूशन एक्सपो का लिंक। तो इस तरह से आप इमेजेस को भी यूआरएल बना सकते हैं, ठीक है। तो बस HTML में इस तरह से बेसिक आइडिया रखिए और डिफरेंट टैग्स को एक्सप्लोर करते जाइए। जैसे कि हमने अभी लिंक देखा, उसी तरह से आप लोग इमेजेस की यूज करने के लिए इमेज वाला टैग यूज कर सकते हैं, इमेज
और ये जो अंदर उसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, लाइक एसआरसी हो गया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं आपके HTML टैग के। HTML टैग हुआ img एंड उसके एट्रीब्यूट हुए src एंड alt अल्टरनेटिव टैग्स। ओके, अब इस तरह से हम इमेजेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि टेबल्स के लिए भी डिफरेंट टैग है। जैसे कि आपको कोई टेबल डिफाइन करना है, जैसे ये वाला हम देखते हैं, तो टेबल टैग के अंदर टीआर टैग बना हुआ है। टीआर क्या डिफाइन करेगा, उस टेबल का रो, कि एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये एक रो बना, रो के अंदर में टीएच, टीएच क्या डिफाइन करता है, आपके सिंगल सेल को। ओके, और किसका, टेबल हेडर, एच का मतलब हुआ हेडर, तो ये आपके टेबल के हेडर को डिफाइन कर रहा है। और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर दूसरा जो टीआर है, मतलब कि दूसरा टेबल रो, उसके अंदर टीडी डिफाइन है। ये क्या डिफाइन करता है, आपके टेबल के सिंगल सेल को, लाइक ये वाला जो सेल है उसके अंदर क्या होगा करके। तो ये एक बना, फिर दूसरा, तीसरा, सेम उसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है आगे के रोज। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको चेक करने के लिए अभी मैं आप लोगों को 15 मिनट्स का टाइम देता हूँ। एक पेज डिजाइन करो जिसमें इसी तरह से आपको कोड करना है, और एटलीस्ट आपको 15 टैग्स यूज करने हैं। 15 टैग्स, 15 डिफरेंट टैग्स। ओके, जिसमें हो सकता है आपके हेडर वाले टैग, देन पैराग्राफ टैग, टेबल्स, इमेज। ठीक है, इस तरह से आपको डिफरेंट 15 टैग्स को एक्सप्लोर करना है, जिसमें H1 H2 H3 ये डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये एक ही होगा। ओके, तो इतना प्रैक्टिस करो। आप लोग W3 स्कूल्स की ये जो ट्यूटोरियल है उसकी मदद ले सकते हैं। और जब आप लोग इतना एक्सप्लोर करोगे तो खुद ही आइडिया हो जाएगा कि HTML कितना सिंपल है। फिर हम 15 मिनट्स बाद फिर से CSS की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो वो डाउट्स हम कवर करेंगे। ओके, तो जस्ट 2 मिनट में ये वाला सेशन ओवर होने वाला है, फिर मैं स्टार्ट करूंगा इस सेशन को ठीक 1:20 पे। ओके, 1:20 पे फिर से मैं स्टार्ट करूंगा। आप लोग लिंक, सेम लिंक पे क्लिक करना। ओके, तो ये वाला सेशन मैं अभी ओवर करता हूँ। फिर 1:20 पे आप लोग फिर से सेम लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। ओके, ओके गुड। तो नंबर ऑफ टैग मैटर नहीं करता है, एक्चुअल में मैटर करता है आप लोगों की प्रैक्टिस की, आप लोगों ने एक्चुअल में कितना टाइम दिया। ठीक है, नंबर ऑफ टैग्स तो आप लोग बढ़ा ही लोगे टाइम के साथ, ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, तो आप लोगों के पास ट्यूटोरियल भी है W3 स्कूल का, या फिर जो भी ट्यूटोरियल आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसके थ्रू पढ़ते जाइए और उन टैग्स का यूज समझते जाइए। ओके, अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा कि HTML जिनको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता था, उन लोगों को अब कितना लगता है 1 to 5 में। क्या अब आप लोग 2 और 3 टाइप कर सकते हैं? फिर से टाइप कीजिए जो जो लोग
अभी तक 0 में थे, मतलब कि 1 में थे। स्मृति 4, राहुल 2, ओके, आकाश 3, 2.5, ओके गुड। तो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था अभी जस्ट 1-1.5 घंटा पहले, उनको अब थोड़ा तो आइडिया हो गया ना कि HTML क्या है, उसको और कैसे और अच्छे से सीख सकते हैं हम करके। अब आप लोगों के पास एक ट्यूटोरियल भी है जिसको आपको फॉलो करते जाना है और नए नए टैग सीखते जाना है। ओके, अब हम बात करेंगे CSS के बारे में कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर तो बना लेंगे HTML में, लेकिन उसमें स्टाइल्स कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, उसको एक अच्छा स्टाइल कैसे दे सकते हैं। ओके, तो चलो अब CSS के बारे में जानते हैं। सेम आप लोगों को CSS के बारे में जानने के लिए भी, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि CSS कास्केडिंग स्टाइल सेट होते हैं, जो कि जिसके थ्रू हम स्टाइल्स इम्प्लीमेंट करेंगे HTML एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं W3 स्कूल के साथ HTML के ट्यूटोरियल के बगल में ही CSS का भी ट्यूटोरियल है। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो CSS सीखने के लिए। अब CSS का इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता है, हम सबसे पहले बात करेंगे CSS के सिंटैक्स के बारे में। ओके, CSS के सिंटैक्स में क्या होता है? सबसे पहले होता है एक सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या करेगा, जिस तरह से हम सेलेक्टर की मदद से यहाँ पे HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम कोड के थ्रू किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, लाइक कलर एक प्रॉपर्टी हो गई उस एलिमेंट की, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके सिंटैक्स में सेलेक्टर सेलेक्टर डिफाइन करने के बाद अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक प्रॉपर्टी नेम देते हैं और उस प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू देते हैं। ठीक है, फिर सेमीकॉलन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी नेम, कॉलन, उसकी वैल्यू, देन फिर सेमीकॉलन। इस तरह से आप CSS का सिंटैक्स लिखेंगे। ओके, अब यूज कैसे करना है इसको ये जान लेते हैं। यूज आप इसका 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होगा आपका एक्सटर्नल CSS, जो कि किसी डिफरेंट फाइल के अंदर हो सकता है, एक CSS फाइल के अंदर। जैसे आपने एक यहाँ पे एक फाइल बनाया test.html। ओके, ये एक फाइल है, लेकिन आपका जो CSS कोड होगा वो डिफरेंट फाइल में होगा, .css फॉर्मेट में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसको सेव करूंगा test.css के नाम से। ओके, test.css ये बन गया मेरा CSS फाइल, जिसके अंदर में मैं CSS कोड को लिखूंगा और इस CSS कोड को फिर इम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ पे इस HTML फाइल में। तो ये कौन सा मेथड होगा? एक्सटर्नल CSS मेथड, कि आपका CSS किसी डिफरेंट फाइल में है। उसको करने के लिए आपको बस हेड टैग के अंदर लिंक टैग यूज करके करना होगा। लिंक करेंगे आप एक स्टाइल शीट को और उस फाइल का पाथ देंगे यहाँ पे विथ href। ओके, इस तरह से आप एक एक्सटर्नल CSS को यूज कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। दूसरा तरीका है इंटरनल CSS, कि आपका जो CSS है वो आपके HTML फाइल के अंदर ही लिखा हुआ होगा, बस वो कोड जो होगा वो आपके हेड टैग के अंदर होगा। इस तरह से ये आपका HTML स्टार्ट हुआ, हेड टैग के अंदर में आपने लिखा एक स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के अंदर में फिर CSS कोड। ओके, स्टाइल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर शुरू होगी आपकी बॉडी। ओके, पेज की बॉडी के अंदर में फिर आप एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो
यहाँ पे आप इंटरनल सीएसएस इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? H1 एलिमेंट, P एलिमेंट, राइट। तो H1 एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम टैग नेम इस तरह से दे सकते हैं। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा इसका सिंटेक्स कैसा है। सबसे पहले हम देते हैं सेलेक्टर कि हम कौन से एलिमेंट को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे है सेलेक्टर H1 और उसका फिर स्टाइल की कौन से स्टाइल कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। ये रहा प्रॉपर्टी कलर। कलर हमने यहाँ पे दिया मरून या फिर हम दे सकते हैं रेड। ठीक है, तो ये कलर हो गया चेंज रेड। इसी तरह से मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है सीएसएस के अंदर। और सिमिलरली जो टैग्स होते हैं वो आपके सेलेक्टर की तरह यूज होते हैं। तो ये है इंटरनल सीएसएस। और तीसरा तरीका क्या है आपका? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस मतलब कि अब आपको सीएसएस जो है वो किसी सेलेक्टर की मदद से नहीं देना है, आपको उसी एलिमेंट के अंदर उस सीएसएस को डिफाइन करना है। लाइक H1 में अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट और उसी टैग के अंदर में उसकी प्रॉपर्टी को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं सीएसएस यूज करने के। और अभी हमने बात किया एक सेलेक्टर का। सेलेक्टर कौन सा? आपका टैग जो है वही एज अ सेलेक्टर यूज होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट सेलेक्टर्स की और कौन कौन से सेलेक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपका जो टैग है वही एक सेलेक्टर बन सकता है, लाइक पी टैग। इस तरह से टैग नेम दे करके आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उस पर सीएसएस अप्लाई करेंगे। सिमिलरली आप सीएसएस आईडी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। आईडी सेलेक्टर क्या होगा? जब भी आप अपने HTML एलिमेंट के अंदर, जैसे कि ये H1 एलिमेंट है, इसको आप एक देते हैं आईडी। ठीक है, आईडी सपोज 1। ओके, सेम टाइम पे आपका दूसरा भी एक और H1 एलिमेंट है और उसकी आईडी है 2। ठीक है, तो ये मेरा 2 H1 एलिमेंट है। मुझे एक को रेड कलर देना है और दूसरे को ग्रीन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम टैग के नेम के थ्रू तो सेलेक्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि जितने भी हेडर है सभी को रेड में शो नहीं करना है मुझे। इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम टाइप करेंगे हैज और उसके बाद होगी आपकी आईडी। फिर से रन किया। ओके, तो ये जो आईडी है वो वर्क नहीं कर रही यहाँ पे। इसको हम देते हैं header1। दिस इज header2, header1। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं मार्जिन एंड कलर ये दोनों स्टाइल किस पे अप्लाई हुए? header1 के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया आईडी सेलेक्टर। ओके, अब सिमिलरली हम दूसरे आईडी के लिए भी यूज करते हैं header2 और इसका कलर मैं देना चाहता हूँ ग्रीन। रन किया। इस तरह से हम आईडी सेलेक्टर के यूज से एक ही टाइप के एलिमेंट को डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेलेक्टर जो कि है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, क्लास सेलेक्टर क्या होगा? जब आप किसी एलिमेंट को उसका क्लास डिफाइन करके देंगे, लाइक ये जो पैराग्राफ है उसको हम क्लास डिफाइन करते हैं, दिस इज पैराग्राफ 1। ओके, सेम टाइम पे हम दूसरा पैराग्राफ भी बनाते हैं। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ के लिए कोई भी स्टाइल डिफाइंड नहीं है तो सबसे पहले हम पी टैग के थ्रू करेंगे। अच्छा, जब हम पी टैग के थ्रू करेंगे तो कितने में क्या ये दोनों पैराग्राफ में अप्लाई होगा?
टाइप यस और नो। पी टैग के थ्रू करेंगे एक कलर अप्लाई, तो क्या ये दोनों ही पैराग्राफ में यूज होगा? लाइक हम करते हैं ब्लू। यस यस, ओके गुड। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में ही अप्लाई हो गया। अब हम उसी पे टैग की जगह पे सेलेक्टर लेते हैं इस पैराग्राफ क्लास को। ठीक है, क्लास का जब भी हम यूज करते हैं तो पहले हम यूज करते हैं डॉट और उसके बाद फिर क्लास नेम। ओके, और जब हम आईडी यूज करते हैं तो वो होता है हैश के साथ। फिर से रन किया। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्लास जो पैराग्राफ 1 है उस पे एक CSS अप्लाइड है और पैराग्राफ 2 पे अप्लाई नहीं है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तीन टाइप के सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका टैग नेम, दूसरा है आपका आईडी और तीसरा है आपका CSS। अच्छा, इतना सबको क्लियर हुआ? टाइप यस, टाइप क्लियर। अगर आपको क्लियर है कि सेलेक्टर का यूज कैसे करते हैं हम लोग। क्लियर क्लियर, ओके। तो ये तो हो गया तीन टाइप के सेलेक्टर। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आईडी और क्लास इन दोनों सेलेक्टर में डिफरेंस क्या है फिर यहाँ पे? दोनों का यूज तो सेम टाइप से ही हो रहा है, बस हमने यहाँ पे डिफाइन किया आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू और यहाँ पे डिफाइन किया क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू। बट दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है? आईडी इज यूनिक, राइट। ओके, तो यही है मेन डिफरेंस कि आप यूज तो भले ही एक ही आईडी को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, HTML ये अलाउ करता है, लेकिन ये सही स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए जब भी आप HTML किसी फाइल पे वर्क कर रहे हो और बहुत सारे एलिमेंट्स को सेम टाइप के देने हैं CSS, तो आप क्लास यूज करेंगे। ओके, क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे और मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास देंगे। लेकिन अगर आपको किसी यूनिक एलिमेंट को देना है तो आप आईडी यूज करेंगे। ओके, और सेम आईडी इस तरह से मल्टीपल कभी भी नहीं डिफाइन करना है, क्योंकि वो सही कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा। ओके, सबको क्लियर हुआ ये? किसी को कोई डाउट अभी इतने इतने में? नो, नो डाउट्स, ओके। ओके, तो इस तरह से हम CSS यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम CSS को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो तीनों तरीके हमने देखे। बस अब क्या करना है हमको, मोस्टली आप लोगों को क्या करना रहेगा कि जैसी आपकी नीड है, जैसे कि आप यहाँ पे एक CSS दिए हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS। ठीक है, और सेम टाइम पे आप देते हो यहाँ पे इनलाइन CSS। ओके, जैसे कि यहाँ पे हेडर 1 का कलर है रेड, बट आप यहाँ पे देना चाहते हो उसी हेडर का कलर ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे हम इंटरनल CSS कैसे यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, और ये डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम देते हैं ब्लैक। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा तो इस हेडर का जो कलर है वो ब्लैक हो गया। ऐसा क्यों? ये डिपेंड करती है कि आपने सेम जो कलर है, सेम स्टाइल्स है, वो एक ही एलिमेंट पे कितनी बार अप्लाई किया और किसकी प्रायोरिटी कितनी है। ओके, सबसे पहले जब HTML पेज आपका रन होगा, लाइक ये जो मेरा HTML पेज है वो रन हुआ, तो सबसे पहले CSS अप्लाई होता है आपके एक्सटर्नल फाइल से। ओके, एक्सटर्नल फाइल से अप्लाई हुआ, उसके बाद फिर दूसरा प्रेफरेंस होता है आपका जो इंटरनल CSS देंगे वो, फिर वो अप्लाई होता है।
और सबसे लास्ट में अप्लाई होता है आपका इनलाइन सीएसएस। और जैसे ही जो लास्ट लास्ट में अप्लाई होगा वही ओवरराइट हो जाता है पुराने सीएसएस से। मतलब कि प्रेफरेंस किस तरह से हुआ कि सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस है आपके इनलाइन सीएसएस का। इनलाइन सीएसएस आपका हमेशा अप्लाई होगा। उसके बाद फिर दूसरा प्रेफरेंस मिलता है इंटरनल सीएसएस को। जो भी सीएसएस आपने इंटरनली हेड के अंदर लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर लास्ट प्रेफरेंस है एक्सटर्नल सीएसएस का। तो ऐसा कोई सीएसएस जो आपके एक्सटर्नल में भी है, सेम एलिमेंट के लिए आपने इंटरनल में भी लिखा, सेम एलिमेंट के लिए आपने इनलाइन में भी लिखा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका इनलाइन वाला सीएसएस वर्क करेगा। ये दोनों सीएसएस इसके थ्रू ओवरराइड हो जाएंगे। ओके, तो प्रेफरेंस का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस, ओके। तो इस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उसके आईडी के बेसिस पे एंड क्लास के बेसिस पे, और उस पे स्टाइल्स अप्लाई करेंगे सेलेक्टर की मदद से। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर हम वर्क कर पाएंगे सीएसएस में। तो हमने देखा हाउ टू कि हम 3 तरीके कैसे यूज कर सकते हैं सीएसएस के लिए, उनके प्रेफरेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कमेंट। जैसे कि हम HTML के कोड में कमेंट लिखते हैं, उसी तरह से आपके जो CSS फाइल होंगे वो भी तो बहुत बड़े हो सकते हैं। वहां भी आपको पहचानना होगा कि कौन सा कोड किस लिए वर्क कर रहा है। तो आप इस तरह से CSS कमेंट का यूज करेंगे। ओके, स्लैश एस्ट्रिक, इसके थ्रू आप CSS कमेंट लिखेंगे। सर किस किस टैग को हेड के अंदर रखना है और किस टैग को बॉडी के अंदर? ओके, तो हेड के अंदर आपके वो टैग आएंगे जो आपके साइट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फाइल्स या फिर कुछ भी लिंक कर रहे हैं वो हेड के अंदर आएंगे। लेकिन बॉडी जो है वो आपके पूरे पेज को डिफाइन करता है। मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि आपको पेज में शो करने हैं, लाइक ये जो पेज है इसमें कितने एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, यहाँ से लेकर के आपके आपका पूरा पेज जो लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट तक जितने भी एलिमेंट शो हो रहे हैं वो सारे के सारे बॉडी के अंदर दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका हेड टैग। हेड टैग के अंदर में आप क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं? साइट की प्रॉपर्टीज की वेबसाइट के अंदर ये जो पेज है उसके अंदर आप अगर कोई स्टाइल सेट रखते हैं तो आप उसको लिंक करेंगे, लाइक एक्सटर्नल सीएसएस। दूसरी चीज, आप कोई दूसरे फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो सकते हैं, सीएसएस, वो सबको लिंक किए यहाँ से। तीसरी चीज, आप साइट का टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। साइट का टाइटल क्या होगा? सपोज ये टेस्ट साइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी टेस्ट लिखा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है? टेस्ट, ठीक है। यही आपका साइट का टाइटल होता है। हर एक पेज के लिए अलग अलग टाइटल होते हैं। तो वो पेज का टाइटल इस तरह से ब्राउजर के टैब के ऊपर शो होता है। इस तरह से आप डिफरेंट जो जो एलिमेंट्स आपके बॉडी में शो होने हैं उनको बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। और वो चीजें जो आपके इस पेज को डिफाइन करती है, जो लिंक्स, फाइल के लिंक्स होंगे, वो आप हेडर टैग के अंदर डिफाइन करेंगे, हेड के अंदर। ओके, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे CSS कमेंट के बारे में। तो बस CSS कमेंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं किसी अपने CSS कोड को डिफाइन करने के लिए और उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए।
ओके, अब बात करते हैं कलर्स की, CSS कलर्स। ठीक है, तो CSS कलर्स में जैसे कि हमने अभी देखा एक कलर प्रॉपर्टी, राइट। ये कलर प्रॉपर्टी किस पे वर्क कर रहा है, हमारे टेक्स्ट कलर में। मतलब कि कलर प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करता है टेक्स्ट के कलर के लिए। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इस प्रॉपर्टी का यूज करें, अब इसका यूज करके मैं कर सकता हूँ सपोज येलो। ठीक है, तो ये हमारे पूरे एलिमेंट के बैकग्राउंड का कलर सेट करता है। इसी तरह से ये बैकग्राउंड CSS कलर्स हो गया। सिमिलरली हमने देखा टेक्स्ट कलर के बारे में, उसको हम डिफाइन करते हैं कलर प्रॉपर्टी के थ्रू। और अगर हमको कोई बॉर्डर सेट करना है तो इस तरह से हम स्टाइल में बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, फिर उस एलिमेंट का बॉर्डर बनेगा। ठीक है, तो ये दिया बॉर्डर, उसके अंदर में फिर बॉर्डर का कितना विड्थ होना चाहिए, उसका बॉर्डर का स्टाइल, देन उसका कलर। ओके, अब बात करते हैं कलर वैल्यूज की, कि एक तो हम कलर का नेम दे रहे थे ना डायरेक्टली यहाँ पे, और भी हम किस किस तरह से कलर की वैल्यू दे सकते हैं। तो हम RGB का यूज कर सकते हैं, इसी तरह से HSL कोड यूज कर सकते हैं, कितने परसेंटेज कौन सा कलर होगा, या फिर आप इस तरह से कलर कोड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो CSS इन तीनों तरीके के कलर कोड को, कलर वैल्यूज को अलाउ करता है। ओके, तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हेक्स वैल्यू CSS में यूज होते हैं। इसी तरह से आप उसको कस्टमाइज करने के लिए RGB का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्राई इट करके। ओके, तो यहाँ पे RGB भी यूज है, हेक्स एलिमेंट भी यूज है, हेक्स वैल्यू। और सिंपली हमने पहले भी देखा कि कलर का जो नेम है वो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने बैकग्राउंड के बारे में तो बात किया ही था कि बैकग्राउंड में हम कलर दे सकते हैं, साथ ही अगर हम चाहे तो किसी के एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं CSS की मदद से। बस हमको देना होगा बैकग्राउंड कलर की जगह पे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कलर्स यहाँ पे सेट हुए हैं। बैकग्राउंड इमेज, ये रहा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में हम URL देते हैं एक इमेज का, जिससे कि वो एज अ बैकग्राउंड उस प्रॉपर्टी के लिए शो होता है। जैसे कि यहाँ पे है एक हेडर एंड एक पैराग्राफ, तो बॉडी के बैकग्राउंड में ये पूरा का पूरा इमेज सेट किया गया है यहाँ पे, इसलिए ये इमेज शो इस तरह से हो रहा है। ओके, ओके, तो अभी मैं ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने की जगह पे ऐसे लोग जो कि अभी तक यूज नहीं किए हैं, खासकर उनके लिए ये चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से कुछ टैग और उसके साथ ये तीनों तरीके कि हम CSS को कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन CSS, ये तीनों चीजें जल्दी से प्रैक्टिस करके देखें। ओके, इसके लिए मैं आप लोगों को देता हूँ 10 से 15 मिनट, जल्दी से प्रैक्टिस करो इसकी। और कोई भी डाउट होता है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और सेम टाइम पे ऐसे लोग जिन्होंने ठीक है, मैं आप लोग प्रैक्टिस करो, सेम टाइम पे मैं आप लोगों को एक URL देता हूँ। URL है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जिससे कि आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो इजीली मैं आप लोगों को नोटिफाई कर पाऊंगा और इसके नोट्स एंड वीडियोस शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, और आगे के जो सेशंस है उसके टाइमिंग के लिए आपको अलर्ट्स प्रॉपर मिलेंगे। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो इस सेशन के लिए अपडेटेड रहेंगे।
ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ओके एवरीवन, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? वेयर इज लिंक? अभी मैंने चैट में ही भेजा था वो लिंक, चलो फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये रहा। अच्छा, ये डायरेक्ट मैसेज जा रहा है, ठीक है एवरीवन, ये है लिंक। ओके, तो सेम चीज को आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को और भी डाउट्स आते रहे। तो जैसे ही डाउट आएंगे तो आप लोग जो ग्रुप ज्वाइन करने वाले हैं उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो कि सॉल्यूशन एक्सपो वाला है आप लोगों के पास। और कल का जो सेशन है उस पे हम बूटस्ट्रैप के बारे में सीखने वाले हैं, तो वो भी सेशन आप लोग मिस नहीं कीजिए। अगर मिस करते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ओके, थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे। और कल मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछो HTML और CSS से ये रिलेटेड। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।